हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स का जो आपका मिड टर्म एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर है या फिर आप इसे सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और ये सैंपल पेपर डीओई द्वारा इशू किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ये सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेगा, सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी ऐसा ही होगा, बस क्वेश्चंस अलग होंगे, लेकिन जो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इस सैंपल पेपर में, ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस तरह का होगा। सबसे पहले देखिए कि आपको टाइम जो है वो 2.5 घंटे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश है, इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न है जिनको 3 खंडों अ, ब और स में विभाजित किया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 18 क्वेश्चंस है टोटल, यानी कि आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें भी 18 क्वेश्चंस होंगे जिनको 3 खंडों में बांटा जाएगा, अ, ब और स में। आगे कहा गया है कि खंड अ में कुल 3 प्रश्न है जिनमें से एक प्रश्न बहुविकल्पीय तथा 2 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित है। फिर कहा गया है कि खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 6 प्रश्न है और खंड स में कुल 9 प्रश्न है जिनमें 2 अंक के 5 प्रश्न तथा 3 और 4 अंक के 2-2 प्रश्न है। फिर प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि प्रत्येक खंड में आंतरिक विकल्प दिया गया है। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। और आगे कहा गया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि कोई अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं तो उनके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा खंड अ का, यानी कि सेक्शन ए का। तो जैसा कि हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो हमसे क्या पूछा है कि ये जो हमें 4 आकृतियां दी गई हैं इनमें से किसका उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसमें ये आपको वर्ग दिख रहे हैं, तो ये जो वर्ग हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, इसमें टोटल 16 वर्ग हैं। तो 16 तो हमारा एक वर्ग संख्या होता है। इसमें देखिए ये हमारे त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 13 14 और 1 15। इसमें 15 जो हैं ये क्या है, त्रिभुज बने हुए हैं छोटे छोटे। तो 15 हमारा कोई वर्ग संख्या नहीं होता, इसीलिए हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो हम अपना लिखेंगे कैसे आंसर, मान लीजिए ये आपका आंसर शीट है, तो आपको इस तरह से लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, बी, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे बी। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेखाएं हैं, 1 2 3, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो हमसे इसमें क्या पूछा है, रेखा L रेखा N के लंबवत है, कोण 6 का माप 65 डिग्री है, कोण 3 और कोण 4 के माप का योग है। तो हमसे कोण 3 और कोण 4 के माप का योग पूछा गया है। तो देखिए कोण 3 हमारा ये रहा और कोण 4, दोनों को मिला करके कितना कोण बनेगा वो हमसे पूछा है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले रेखा L कौन सा है, ये वाला है रेखा L, ये रेखा N के लंबवत है, रेखा N हमारा ये है, ठीक है। तो लंबवत का मतलब क्या होता है, जब भी लंबवत होता है हमारा तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये हमारा जो है इस पर लंबवत है,
तो यहाँ पर हमारा ये जो कोण बनेगा ये पूरा हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी कि सिर्फ ये कोण 4 हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और कोण 3 का मान देखिए कैसे पता चलेगा, कोण 3 और कोण 6 ये दोनों हमारे जो हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण 6 और कोण 3 बराबर होंगे। तो कोण 6 हमें 65 डिग्री दिया है, तो कोण 3 भी 65 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण का मान हमें पता चल चुका है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोण 3 और कोण 4 के माप का योग क्या है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए हम इसको रफ में करेंगे, क्योंकि ये हमारा MCQ वाला है, इसमें हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो हम इसको रफ में सॉल्व करके देखेंगे। तो कोण 3 हमारा कितना आया है 65 डिग्री, और कोण 4 जो है ये हमारा है 90 डिग्री। तो देखिए कोण 3 और कोण 4 के माप का योग पूछा है, यानी कि जोड़। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 65 प्लस 90, तो ये आ जाएगा हमारा 155 डिग्री। तो 155 किस में है, डी ऑप्शन में है, यानी कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन यानी कि 155 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि 3 की घात 0 गुणा 7 की घात 0 प्लस 6 की घात 0 का मान है। तो इसमें हमसे इसका मान पूछा है। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम इसको भी यहाँ पर रफ में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको इसे समझाता हूँ। 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी जो आधार होता है उसका घात अगर 0 हो, जैसे 3 की घात 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा हमारा 1 माना जाता है। और गुणा में क्या है 7 की घात 0 और इसके बाद प्लस में 6 की घात 0। तो देखिए 3 की घात 0 है, इसीलिए ये हमारा क्या बनेगा 1, यानी पूरा ये हमारा 1 हो जाएगा। गुणा में 7 की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो वो पूरा 1 माना जाता है, ये बात आपको पता होगा। तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। और प्लस में 6 की घात भी 0 है, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस में ये 1, तो 1 और 1 2 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 2 हमारा सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसीलिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसका हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट, यानी कि सी। इसमें हमारा 2 है, तो सी का 2। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। PAB पर एक बिंदु है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें आकृति दिया हुआ है। हमसे कहा गया है कि ये जो त्रिभुज ABC है ये एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु में दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर दी हुई हैं। ठीक है, तो AC की लंबाई AC हमारी ये हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। AD 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD ये है, तो ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। और PAB पर एक बिंदु है, तो ये रहा P एक बिंदु इस AB पर। तो देखिए अब आगे क्या कहा गया है कि BP और PA की लंबाई क्रमशः 4x - 1 और 3x + 4 है। तो BP की लंबाई है, तो हमसे BP की लंबाई पूछी है, BP यानी कि इतनी लंबाई हमसे पूछी गई है। तो देखिए कैसे बताएंगे, हमें BP की लंबाई ये दिया हुआ है, लेकिन ये तो x में है। तो सबसे पहले अब हमें x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान हम कैसे निकालेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर रफ में। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें जैसे कि पता है कि ये जो AB और ये AC है ये दोनों बराबर हैं, AB बराबर है AC के। तो अब ध्यान दीजिए ये जो AB है यहाँ पर ये एक बिंदु है P इस AB पर। तो इसीलिए ये इतना और ये इतना दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा AB के बराबर हो जाएगा। यानी AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये BP प्लस ये हमारा हो जाएगा PA। तो यहाँ पर लिख देंगे PA बराबर में क्या है AC, तो ये AC लिख दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया।
अब देखिए बीपी है तो बीपी की लंबाई हमें 4x माइनस 1 दिया है, तो इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे 4x माइनस 1, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर पीए, तो पीए की लंबाई देखिए 3x प्लस 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4 बराबर AC, तो AC हमें पता है, ये देखिए AC 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 1, ब्रैकेट हटा दिया हमने, ये प्लस, ये 3x और ये प्लस 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 और ये 4 बराबर 10। अब देखिए ये माइनस का 1 और ये हमारा प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस, इसीलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, ये 4x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 7x और यहाँ पे प्लस का निशान बराबर 10। अब यहाँ से ये 7x बराबर ये 10 है, ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 3 को घटा देंगे तो 7 बचेगा, तो x बराबर हमारा 7, ये 7 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो इसीलिए हमारा x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने x का मान कैसे निकाला। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, बीपी की लंबाई, तो बीपी की लंबाई हमें 4x माइनस 1 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि 4x माइनस 1 में ये जो x है इसका मान रखेंगे, तो ये 4 गुणा में x है, तो x का मान हमें 1 रखना है, माइनस में 1, तो 4 एकम 4 माइनस ये 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि जो ये बीपी है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर देखिए बी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा जो 4th क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन, तो यहाँ पे लिख देंगे बी, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष होगा, राजू की वर्तमान आयु है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है राजू की वर्तमान आयु। तो देखिए अब इसको ध्यान से कैसे बताएंगे हम राजू की वर्तमान आयु। ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो हमसे राजू की वर्तमान आयु पूछी गई है, इसीलिए हम राजू की जो वर्तमान आयु है वो x मान लेंगे। मैं पूरा सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसमें हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ इसका आंसर। तो राजू की वर्तमान आयु को हमने x मान लिया, अब उसके पिता की भी वर्तमान आयु मानेंगे हम। तो पिता के बारे में क्या कहा गया है कि पिता की जो वर्तमान आयु है राजू की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो अगर राजू की वर्तमान आयु x है तो पिता की इससे 3 गुनी है, तो इसीलिए x का तिगुना 3x हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु 3x हो गई। अब हमसे कहा गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद के बारे में बोला है। तो राजू की वर्तमान आयु अगर x है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, तो ये उसकी राजू की जो है 4 वर्ष बाद की आयु हो गई। ऐसे ही जो उसके पिता की आयु है वर्तमान, इसमें भी हम 4 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये इसके पिता की 4 वर्ष बाद की आयु हो गई। तो इनका योग बोला है इसीलिए जोड़ेंगे, तो इनका योग कितना होगा, यहाँ पर देखिए का है 64 वर्ष होगा, तो इसीलिए 64 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये x प्लस 4 है, इसको उतार दिया, ब्रैकेट हटा दिया हमने, ये प्लस में ये हो जाएगा 3x, ये प्लस 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 और ये 4 बराबर 64। अब यहाँ से ये 4 और 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8, ये x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस का और बराबर में ये 64। अब देखिए 8 को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 4x, तो 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 64 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 56। अब x का मान निकालेंगे तो ये 56, ये 4 इधर आके भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है। तो देखिए अब 4 से 56 को भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 4 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आता है, तो ये आता है हमारा 14 बार में, 14 चौक 56, तो
तो इसीलिए x का मान 14 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे राजू की वर्तमान आयु पूछा है। तो राजू की वर्तमान आयु तो हमने x माना है और x का मान हमने निकाला है 14, इसीलिए राजू की वर्तमान आयु 14 वर्ष होगी। तो देखिए कहाँ पर है, ये रहा हमारा 14 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन राइट है 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5वें का सी में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 14 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 14 वर्ष। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें अथवा में दिया गया है हमें क्वेश्चन, यानी कि जो अभी मैंने आपको कराया या तो वो करना है आपको या फिर ये वाला करना है, दोनों में से कोई एक आपको करना है क्योंकि यहाँ पर अथवा में दिया गया है। तो मैं जो है आपको ये वाला भी करा देता हूँ क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि आप दोनों में से कौन सा करेंगे, तो मैं इसीलिए दोनों करा देता हूँ। जो दोनों में से आपको अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है, दो संख्याओं का गुणनफल है। तो इसमें हमसे गुणनफल पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मैं ये लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि इधर हम पूरा रफ वर्क कर रहे हैं। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमें जो है दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 दिया हुआ है। तो जब भी हमें अनुपात में देता है तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ x लगाकर और संख्या मान लेते हैं। तो हमें 2:7 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को, एक को मान लेंगे 2x और दूसरे को 7x। हमने क्या किया है, दोनों के साथ x लगाकर और इनको संख्या मान लिया। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि इनका जो संख्याओं का अंतर है वो 35 है, यानी कि इन संख्याओं को घटाने पर एक में से दूसरे को घटाएंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा। तो बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, ये वाला। तो इसमें से अगर हम इस छोटे वाले को घटाएंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा, क्योंकि अंतर बोला है, अंतर का मतलब घटाना ही होता है। तो अब देखिए 7x में से 2x घटाएंगे तो 5x बचेगा बराबर में 35, x का मान निकालेंगे तो ये 35, ये 5 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमसे पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमें इनका गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले अब हमें दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। तो पहली संख्या को हमने 2x माना है, यानी कि ये 2 गुणा x का मान रखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 14। तो पहली संख्या हमारी 14 है। दूसरी संख्या को हमने 7x माना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने 7x माना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 गुणा x का मान कितना है 7, तो 7 सत्ते 49। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 49, यही हमारे दोनों संख्याएं हैं। तो इनका गुणनफल पूछा है इसीलिए गुणा कर देंगे। तो ये 4 9 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 हासिल 12। अब ये 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल 5, ये 6 2 और 6 8, 1 और 5 6, तो 686 आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमसे गुणनफल पूछा गया था तो ये हमने गुणनफल निकाल दिया, गुणनफल का मतलब गुणा। तो 686 देखिए सी ऑप्शन में है हमारा। तो इसीलिए जो ये अथवा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी, यानी 686। तो ये हो गया हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा है। क्या कहा गया है कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करता है। अंतरिक्ष में वस्तुओं के लिए हम दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग इतना किलोमीटर है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। पृथ्वी से तारा कितने किलोमीटर में है, तो हमसे किलोमीटर में पूछा है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सारे हमें स्टैंडर्ड रूप में लिख कर दिया हुआ है। तो इनमें से अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपको इसे जो है, इसे सबसे पहले हमें देखिए
5 प्रकाश वर्ष दूरी पर बोला गया है। तो सबसे पहले ये जो है ये हमारा 1 प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो तारा है वो 5 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसीलिए ये हमारा 1 प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है वो है। तो हम 5 प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है वो निकालने के लिए क्या करेंगे कि 5 का इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम 5 का इसमें गुणा करें। तो ये हमारा है पूरा 9, 5, 0 2 बार है, फिर यहाँ पर 3 बार 0, फिर से 3 बार और ये फिर से 3 बार। तो इसमें हमें 5 का गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले 0 का 5 में करेंगे तो 0 आएगा, इस 0 का 5 में करेंगे 0, फिर इसका भी करेंगे तो 0, फिर इन तीनों का भी इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर इन तीनों का इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, अब इन दोनों का इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 5 का 5 में करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 9 पंजे 45 और हासिल 2 47। तो ये हमारा इतना किलोमीटर दूर हो जाएगा। जो तारा है वो हमारा कितना किलोमीटर दूर है, इतना किलोमीटर। लेकिन ये तो हमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, हमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड रूप में। तो अब हमें इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बदलते हैं हम स्टैंडर्ड रूप में। हम क्या करते हैं कि जो हमें ये संख्या दिया गया होता है इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं 4.75, यानी कि पॉइंट हम वहां पर लगाते हैं ताकि हमारा पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए। तो इसीलिए हमने पॉइंट जो है ये 4 के बाद लगाया। तो पॉइंट से पहले देखिए एक अंक है तो ये हो गया। अब देखिए पॉइंट हमने कितने अंकों तक शिफ्ट किया, इधर से हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगाया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 10 लिख के और घात 13 से। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड रूप इसका। तो ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, 4.75 गुणा 10 की घात 13। तो 4.75 गुणा 10 की घात 13 बी वाले ऑप्शन में है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, बी वाला। इसमें क्या दिया हुआ है हमें 4.75 गुणा 10 की घात 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप एक बार और वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर को करते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला है, 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। और कैसे बताना है हमें, संख्याओं के घटाव को दोहराने पर। ये हमारा एक विधि होती है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है उसे पहचानने की। ठीक है, तो देखिए कैसे पहचानते हैं हम घटाव को दोहराने वाला जो विधि है उससे। तो सबसे पहले हमें 55 दिया हुआ है। तो देखिए 55 जो हमें दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम जो पहली विषम संख्या है उसको घटाते हैं, यानी 1 को। तो ये बचेगा हमारा 54। अब जो ये 54 आया है इसमें हम जो अगली विषम संख्या होती है उसको घटाएंगे। तो 1 के बाद अगली विषम संख्या 3 होती है, तो 54 में से 3 घटाएंगे तो 51 बचेगा। अब देखिए 51 में से अब हम घटाएंगे अगली विषम संख्या। तो 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 होती है, तो ये हमारा कितना बचेगा 46। अब 46 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, 5 के बाद अगली विषम संख्या 7 होती है, तो ये बचेगा हमारा 39। अब 39 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 9, तो ये बचेगा 30। 30 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 9 के बाद अगली विषम संख्या 11, तो ये बचेगा हमारा 19 बचेगा। ठीक है, तो 19 बच गया। अब 19 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे तो ये हम 13 को घटाएंगे, तो ये बचेगा हमारा 6। अब 6 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, 13 के बाद अगली विषम संख्या 15 होती है। तो देखिए 6 में से 15 तो घटेगा ही नहीं, माइनस में आएगा। तो इसीलिए जो हमारा ये वाला पहली संख्या दी हुई है 55, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जब हम घटा रहे हैं तो ये हमारा जिसमें से घटा रहे हैं वो तो छोटा है, जिसे घटा रहे हैं वो बड़ा है। तो इस तरह की विधि में जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो हमारा इस तरह का सिचुएशन नहीं बनता। ये बड़ा होना चाहिए था और ये छोटा, और हमारा यहाँ पर आना चाहिए था 0, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में हमारा लास्ट में घटाने पर 0 आता है। तो इसीलिए जो 55 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से जैसे मैंने ये विधि बताया है, ऐसे ही आप इसके साथ भी करके देखना और इसके साथ भी करके देखना। तो जब आप इस 324 के साथ करके देखेंगे तो आपको मिलेगा ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप करेंगे तो लास्ट में आपका 0 आ जाएगा घटाने पर, वहीं पर छोड़ देना है। तो इसीलिए 324 हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर डी वाले को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सी हमारा आ गया आंसर। तो इसीलिए 7th जो है क्वेश्चन, 7th का हमारा सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 324। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें हमें अथवा में भी दिया हुआ है तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें 1369 दिया हुआ है। 1369 का हमें स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का निशान होता है यानी कि वर्गमूल का, तो 1369 का हमें वर्गमूल बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए कैसे बताएंगे, 1369 का हमें वर्गमूल बताना है तो इसके लिए हम कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं, चाहे तो जो भाग विधि होती है उसे भी आप यूज कर सकते हैं या फिर जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है उससे भी कर सकते हैं। तो ये जो 1369 है ये हमारा डायरेक्ट 37 के पहाड़े से जाएगा 37 बार में, और फिर ये हमारा 37 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसीलिए इसमें हमारे 2 ही गुणनखंड आए हैं 37 और 37, और 37 हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 37 गुणा 37 हो जाएगा। अब 37 का एक जोड़ा बन गया तो इसको हम बाहर लिख देंगे, यानी कि 1369 जो है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। तो 37 देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो ये अथवा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 37। 1369 का वर्गमूल 37 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, और यानी कि अथवा वाला जो आंसर है वो हमारा है सी 37। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर है को संतुष्ट करती है। तो देखिए इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समानांतर का मतलब क्या होता है। तो देखिए समानांतर का मतलब ये होता है कि जो 2 भुजाएं होती हैं वो आपस में अगर कभी ना मिलें वही समानांतर भुजाएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ये भुजा बनाया और एक ये भुजा बनाया, ये दोनों को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं इस तरह से सीधा, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों हमारी क्या हैं, समानांतर भुजाएं हैं। इसी तरह से इसमें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखिए, इसमें हमें कोई 2 भुजाओं का युग्म दिख रहा है जो समानांतर हो। देखिए ये जो है हमारा ये वाली और ये वाली भुजा, ये दोनों बिल्कुल सीधी नहीं है। इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को टच करेंगी, काटेंगी। ऐसे ही ये जो दोनों है, इन दोनों को भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को टच करेंगी आगे जब हम ले जाएंगे तो इसीलिए इसमें हमारा कोई से भी भुजाओं का युग्म समानांतर नहीं है। इसमें देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों को हम बिल्कुल सीधी सीधी हैं, तो कितना भी आगे इनको बढ़ा देंगे तो ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ऐसे ही इन दोनों को भी अगर हम कितना भी आगे बढ़ा देंगे तो ये भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो इसमें हमारी सारी भुजाएं जो हैं ये समानांतर हैं, लेकिन हमसे सिर्फ भुजाओं का एक युग्म समानांतर पूछा है। ये हमें एक युग्म समानांतर की बात की गई है, तो इसीलिए इसमें तो दोनों ही भुजाओं का युग्म समानांतर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए ये और ये दोनों समानांतर हैं, ये और ये समानांतर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये और ये तो समानांतर नहीं है, क्योंकि इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे ऊपर तो ये एक दूसरे को काटेंगी। लेकिन ये और ये दोनों बिल्कुल सीधी हैं, तो इनको कितना भी आगे बढ़ा देंगे तो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसीलिए इसमें हमारा देखिए भुजाओं का सिर्फ एक युग्म ही समानांतर है, तो इसमें एक युग्म समानांतर की ही बात की गई है। इसीलिए जो 8th क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8th क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें एक और है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें अथवा में भी दिया गया है, तो मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है कि ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिखाता है जिसका कोण D 60 डिग्री है। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? तो हमसे पूछा है कि किसका मान सबसे अधिक है इन चारों में से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम थोड़ा ध्यान से समझना। ये हमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि जो आमने सामने की वो बराबर होती हैं। तो ये अगर 60 डिग्री का कोण हमें दिया हुआ है, देखिए कोण D 60 डिग्री, तो इसके सामने ये वाला जो कोण है ये भी 60 डिग्री होगा। अब इसके बाद ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण होगा 120 डिग्री का, क्योंकि एक ही रेखा पर समांतर चतुर्भुज में एक ही रेखा पर बने जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो 60 और 120 180 हो गए। ऐसे ही ये 60 और ये जो कोण होगा ये दोनों इस रेखा पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए, इसीलिए ये भी हमारा 120 होगा। तो अब हमें जो ये समांतर चतुर्भुज है इसके सारे कोण पता चल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आसानी से इन सबको सॉल्व करके देखेंगे किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारा ये A है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है 2, फिर कोण A है, तो देखिए 2 और कोण A के बीच कोई निशान नहीं है तो गुणा का मानते हैं, और कोण A है तो कोण A का मान देखिए 120 डिग्री है, तो इसीलिए इस कोण A की जगह पर 120 लिखेंगे। माइनस में 2, फिर कोण B है तो ये गुणा का निशान, और कोण B का मान 60 डिग्री है तो इसीलिए यहाँ पर 60 आएगा। अब 120 और 2 का गुणा करेंगे तो 240, माइनस 60 और 2 का गुणा करेंगे तो 120। 240 में से 120 घटाएंगे तो 120 बचेगा, तो इसका मान आ रहा है हमारा 120। अब इसके बाद हम जो हमारा ये दूसरा वाला है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। कोण A है सबसे पहले, तो कोण A का मान देखिए 120 है, तो कोण A की जगह पे 120 लिखेंगे, प्लस का निशान है तो ये लगाया। फिर कोण B हमारा 60 है तो यहाँ पर 60 लिख दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180। अब इसके बाद इसको करते हैं, कोण A है तो कोण A हमारा 120, फिर प्लस का निशान, कोण D है 60, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब इसके बाद इसको भी करके देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले 3 गुणा में कोण C का मान है 120, माइनस में 2 गुणा कोण D, तो कोण D का मान है 60, तो 120 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360, माइनस 60 और 2 का गुणा 120, तो 360 में से 120 घटाएंगे तो ये बचेगा 240। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा A है ये वाला, इसका आंसर आया था 120, B का आंसर आया है 180, C का भी 180 और D का 240। तो चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा है? ये 240, यानी कि ये जो D है इसका मान सबसे अधिक होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसका भी D ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने किया है ये सारे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे, उन्हीं को हमने किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है और मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश किया है, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको इतना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।